हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट वाले क्लास में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी के लिए हम लोगों ने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट चलाया है, जिसमें कि बायोलॉजी का हम लोग 10 MCQ पर डे क्लास करवाते हैं। अभी फिलहाल आपका पर डे तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्जाम के नजदीक जाते जाएंगे उस हिसाब से आपका ये पर डे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज से मिलने वाले हैं। और यदि आप पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ पेड क्लासेस में पहले से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पेड क्लासेस के ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लाता हूँ। और जो अगर आप पेड क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको भी घबराना नहीं है, आपको भी हर एक चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ तो उसको पहले आपको आंसर करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपको मैं बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस लेवल तक का उसके बारे में बता देता हूं, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीड है, ठीक है। तो आपके शाम के 7 बजे क्लासेस चलती हैं, तो आप हो सके कोशिश करिए कि आप लाइव इस क्लास को अटेंड करिए, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। आप एक व्हाइट पेज लेकर के बैठेंगे, जो भी एडिशनल पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप उसको नोट डाउन भी करेंगे, रफली ही नोट डाउन करें, लेकिन करिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और आप खुद पहले आंसर करेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं मैं बताऊंगा आंसर, देन मैच कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जटिल बहुकोशिकीय अवस्था पाई जाती है। जटिल बहुकोशिकीय मतलब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर अवस्था पाई जाती है किसमें, प्रोटिस्टा प्लांटाई तथा कवक में, प्रोटिस्टा प्लांटाई तथा एनिमेलिया में, मोनेरा प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया में, प्लांटाई कवक तथा एनिमेलिया में, ठीक है। आप यदि रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपको आंसर करना है। हो सके तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, देन आप आंसर कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ठीक है। चलिए, आपने आई होप कि आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं जटिल बहुकोशिकीय अवस्था किसमें पाई जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखना है कि 5 जगत कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पूरे सजीव प्राणी को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस पूरे को मात्र 5 किंगडम में बांटा था। किसने, R.H. विटेकर ने 1969 में। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो R.H. विटेकर ने कब दिया था, 1969 में दिया था। अब बताते हैं वो जो पांचों किंगडम था वो कौन कौन सा किंगडम था। तो आपका पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था फंजाई, चौथा किंगडम था प्लांटेई, पांचवा किंगडम था एनिमेलिया। पांचवा किंगडम क्या था, एनिमेलिया, ठीक है। अब जो पहला किंगडम था वो क्या था, दूसरा किंगडम क्या था, ये जान गए आप। अब पहला किंगडम का थोड़ा सा मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता देता हूं। वैसे कि मैंने जब अपने पेड क्लासेस में पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, तो पूरा एक क्लास ही सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम को डिस्कस करा है 40 से 45 मिनट तक। तो सोच लीजिए उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरऑल अब बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए किंगडम मोनेरा में, उसी को किंगडम मोनेरा कहने का मतलब ही हुआ क्या, बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा को किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा क्या होगा, बैक्टीरिया। तो मोनेरा में क्या होता था, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स को किसमें रख दिया गया, मोनेरा में। अब उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ, इसमें भी यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे आप, यूकैरियोट्स को रखेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग किसको रखें, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, जिसमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जानते होंगे अगर साइटोलॉजी पढ़े होंगे तो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई प्लांटाई एंड एनिमेलिया का। ये दोनों तो यूनिसेलुलर था, ठीक है, ये दोनों यूनिसेलुलर था, लेकिन और जो बाकी तीनों है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और यूकैरियोट्स होता है। क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। इतना तो हमने बता दिया। अब याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा, पूरे 5 किंगडम में मात्र एक ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, वो कौन है, मोनेरा, वो है मोनेरा, और सब यूकैरियोटिक होता है। देखिए ये भी यूकैरियोट्स, ये भी तीनों यूकैरियोट्स, ठीक है। अब पूरे किंगडम में, पांचों किंगडम में मात्र दो ऐसा किंगडम है, शुरुआती वाला जो कि यूनिसेलुलर होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, और सब जो होता है वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर। तो ये तीनों मल्टीसेलुलर हो गया, प्लस यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, यानी बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया किसमें आ गया, मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते थे वो प्रोटिस्टा है, ठीक है। और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि मल्टी बहुकोशिकीय है तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया, मतलब जटिल संरचना हो गया, और यूनिसेलुलर थोड़ा सिंपल संरचना होता है। तो कॉम्प्लेक्स संरचना वाला जो भी हुआ वो ये हुआ, फंजी
प्लांटाई एनिमेलिया। अब क्वेश्चन बनाइए अगर बनता है तो। जटिल बहुकोशिकीय अवस्था, बहुकोशिकीय अवस्था किसमें किसमें है? मल्टीसेलुलर में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। हमने बताया मोनेरा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। लेकिन ये तीनों जो था, ये तीनों क्या था? मल्टीसेलुलर था ना। तो आपका आंसर हो जाएगा फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। देखिए सीक्वेंस में तो नहीं है लेकिन आप आराम से मिला सकते हैं। देखिए प्लांट हो गया, प्लांट आपका हो गया, फिर कवक हो गया तथा एनिमेलिया हो गया, है ना। ये ऑप्शन हुआ। अब ऊपर वाले 3 ऑप्शन क्यों नहीं हुए वो भी बता दूं। देखो वो भी बताता हूं पेन का कलर चेंज करके। देखो ये यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन कैसे आप छांट देंगे कि प्रोटिस्टा पहले ऑप्शन में दे दिया है। प्रोटिस्टा हमने बता रखा है कि प्रोटिस्टा क्या होता है। प्रोटिस्टा क्या, अरे पेन नहीं मिलता यार, एक सेकंड। हाँ, प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सा डेस्कटॉप इश्यूज आ रहा है लग रहा है पेन। अच्छा यहाँ पे तो यहाँ पे प्लांटाई, प्रोटिस्टा, प्लांटाई। देखिए प्रोटिस्टा हो गया तो प्रोटिस्टा तो ऐसे ही खत्म हो गया। वहां मल्टीसेलुलर पूछा, ये तो यूनिसेलुलर। इसमें भी प्रोटिस्टा आ गया, ये भी खत्म। और इसमें भी स्टार्टिंग में ही मोनेरा आ गया तो ये भी खत्म। तो ये आपका आंसर होगा क्या है? डी। समझ रहे ना किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन कहने का मतलब हुआ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। डाइजेशन देखिए कई बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाइए, तो आपको मैं बता दूं कि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि जो भी मेन वर्ड होता है उसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, हिंदी में भी लिखा रहता है। तो आपको बाइलिंगुअली यहाँ पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहने का मतलब हुआ अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब कोशिका के अंदर ही क्या होगा? पाचन होगा। आप हम लोग के अंदर देख लीजिए, क्या कोशिका के अंदर पाचन होता है? नहीं, सॉरी, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। जैसे कि देखिए हम लोग में क्या है कि खाना खाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में रास्ता बना हुआ, उसके अंदर पाचन होगा, स्टमक के अंदर पाचन होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो खून के माध्यम से सेल में जाएगा एनर्जी, ग्लूकोज। लेकिन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में क्या होता है? जैसे एमीबा है, एमीबा के अंदर क्या होता है कि खाना वो फूड ट्रैप किया और इसी अपने कोशिका के अंदर, उसके अंदर तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, खास करके प्रोटिस्टा, उसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। क्योंकि प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है ना। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं उसमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब अंतःकोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर ही। तो आपको यदि प्रोटिस्टा के एग्जांपल सारे याद हैं तो आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे बताइए क्या होगा? एक सेकेंड, संजीत से बात कर लीजिए, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉल आ गया था। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है किसमें? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो अब प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपको मैं थोड़ा सा प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल याद करवा देता हूं। देखिए एग्जाम्पल है कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, इतना तो पता है ना। प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर। देखिए हम नूनू बाबू करके पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में ना ये डाइवर्सिटी वाला सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है। ये प्लांट किंगडम से हो गया, फिर बॉटनी का सेक्शन, यही सब बहुत ज्यादा पूछता है। प्रोटिस्टा किंगडम से, फंगी किंगडम से, तो इस सब से क्वेश्चन आता है बाबू, इसलिए पढ़ाते हैं। तो आपको बोर नहीं होना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, जरूरी है ये सब पढ़ना। यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक होता है, सॉरी यूकैरियोटिक होता है। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा। तो एग्जांपल है अमीबा, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डायटम्स, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, मैक्रोआल्गा। अब आपकी मर्जी, आप इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, इससे बाहर एग्जांपल नहीं चाहेगा। क्या बोल रहा था? अच्छा ठीक है, तो क्या कहते हैं ये आप ये याद कैसे रखेंगे वो आपका मैटर करता है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए किसी तरीके से, इसको लिख करके बेड पे साट लीजिए, जहां सोते हैं वहां साट लीजिए। आपको ध्यान रखना होगा एमीबा, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डायटम, पैरामीशियम, डाइनोफ्लैजिलेट एंड मैक्रोआल्गा, ये सब क्या? प्रोटिस्टा। और सब में क्या होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। सब में क्या होगा? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? अमीबा में तो ये भी प्रोटिस्टा है, यूग्लिना में ये भी प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम ये भी प्रोटिस्टा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी में, ये सभी में। अंतःकोशिकीय पाचन किसमें पाया जाता है? तो इस सभी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं, बताइए। डीएनए होता है या फिर डीएनए आरएनए दोनों होता है, या फिर आरएनए होता है, या फिर डीएनए अथवा आरएनए, कुछ भी हो सकता है। तो पादप विषाणुओं में जो प्रायः वो होता है, क्या होता है?
मैं आंसर बता देता हूं, जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो जनरली आरएनए वायरस होते हैं। प्लांट वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली आरएनए वायरसेस होते हैं। मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वायरस बना किससे होता है। वायरस बना किससे होता है, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से यानी न्यूक्लियो प्रोटीन से। और न्यूक्लिक एसिड उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है कि जिसमें कि डीएनए आरएनए दोनों हो, नहीं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो और प्रोटीन तो होगा ही, प्लस अब आरएनए वायरस की बात करें तो जनरली जितने भी प्लांट वायरस होते हैं, क्या प्लांट वायरस होते हैं, वो क्या है, आरएनए वायरस हैं। और जो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट वायरस में ही आरएनए होगा, कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे भी हैं जो कि आरएनए वायरस हैं, लेकिन प्रायः, यह क्या बोला, प्रायः जो पादप विषाणु होते हैं वो अक्सर वो कैसे वायरस होते हैं, आरएनए वायरस। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसमें की जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या एक कुंडलित आरएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और डीएनए वायरस कौन होता है, बताइए। डीएनए वायरस आपको मैं बता देता हूं, जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, मतलब बैक्टीरियोफेज कहने का मतलब फेज लग गया, फेज लग गया मतलब विषाणु है, किस पे अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले विषाणु को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जितने भी बैक्टीरियोफेज होते हैं वो चाहे अब साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करने वाला साइनोफेज, समझ रहे हो ना, तो हर तरीके का जितने भी फेजेज हैं, मतलब विषाणु हैं जो बैक्टीरियोफेजेज हैं, वो सभी डीएनए वायरस होते हैं। और आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, हर्पी पॉक्स, क्या, हर्पी पॉक्स, साइनो अडीनो, साइनो अडीनो, इस तरीके से याद रखिए, हर्पिस, हर्पिस पॉक्स, साइनोफेजेज, साइनोफेजेज, हर्पिस पॉक्स, साइनो एडिनो, हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं, हर्पी पॉक्स, साइनो एडिनो, ये सब क्या है, डीएनए वायरसेस हैं। तो हर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस, साइनोफेजेज वायरस, एडिनो वायरस, ये सब क्या है, डीएनए वायरस है। और आरएनए वायरस कौन कौन सा है, तो जनरली क्या होते हैं, प्लांट वायरसेस होते हैं, जैसे कि टीएमवी आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। तो मैंने थोड़ा बहुत वायरसेस के बारे में पढ़ा दिया है। तो अपने पेड क्लासेस में हम लोगों ने वायरस का लगभग 3 क्लास लिया है, और वायरस में उससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, हर चीजें ट्रिक के माध्यम से। हमारे जो पेड क्लासेस बच्चे होंगे उनको ये ट्रिक पता होगा, क्योंकि हमने उनको ये ट्रिक बता रखा है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। जितने भी आरएनए वायरस हैं, जितने भी डीएनए वायरस हैं, सभी चीजें याद करवा रखे हैं। तो आप यदि प्रॉपर तैयारी चाहते हैं तो आप पेड क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको मैं खुद गाइड करता हूँ, संडे संडे लाइव आकर आपसे बात हो पाती है हमारी। तो पादप विषाणु में प्रायः क्या होते हैं, आरएनए वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग द्विसूत्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु कहलाते हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु है तो उसको क्या कहेंगे, राइबो विषाणु, आर्बो विषाणु, राइबोवीरा या फिर रियो विषाणु। बताइए, आप लोग आंसर टिक कर लीजिए। अब मैं बताता हूं, यदि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु है तो उसके लिए एक कॉमन टर्म यूज किया जाता है, वो है रियो वायरसेस। क्या, रियो वायरसेस, तो वही हुआ रियो विषाणु। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु को क्या कहते हैं, रियो विषाणु। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है प्लस साथ में उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो उस वायरस को हम लोग क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस। क्या कहेंगे, रेट्रो वायरस। एग्जांपल में आप बताइए, एग्जांपल में बहुत फेमस वायरस है एचआईवी, जैसा कि एचआईवी वायरस, ठीक है, जो कि एड्स को काउज करता है ना, जो एड्स होता है, जो एड्स होता है, समझ रहे ना, जो कि कहते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से यदि आप किसी से सेक्स कर लेते हैं तो एड्स फैलने से बहुत ज्यादा शिकार, मतलब बहुत ज्यादा चांस रहता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन से आप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एचआईवी, क्या, एचआईवी रेट्रो वायरस है। तो मैं क्या बता, रियो वायरस और रेट्रो वायरस में कंफ्यूज नहीं होना है। रियो वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु है तो रियो वायरस कह सकते हैं। यदि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है उसमें, तो वो रेट्रो वायरस है। तो एचआईवी क्या हो गया, एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में तरकु यानी स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में जैसा कि आपको पता है, बताइए कि किसमें होता है, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज में। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, लीजिए आप लोग के लिए थोड़ा सा सुविधा। प्रोफेज में, मेटाफेज में, मेटाफेज में, ये पश्चावस्था यानी एनाफेज हुआ, एनाफेज में, या फिर टीलोफेज में, ये टीलोफेज का नाम है, टीलोफेज में। बताइए समसूत्री विभाजन में तरकु का निर्माण होता है किसमें, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था यानी अवस्था में। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जो सेल होता है उसमें आपको जो
स्पिंडल फाइबर होता क्या है, तर्कों का निर्माण होता क्या है, तो ये जो सेंट्रोजोम कुछ रे टाइप का प्रोड्यूस करता है, ये देखिए इस तरीके से, उसी को हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो बनना स्टार्ट होता है प्रोफेज में, याद रखिएगा तर्कों का निर्माण शुरुआत कहां होता है, तो प्रोफेज में, लेकिन कंप्लीटली रूप से बन कहां जाता है, तो वो है मेटाफेज में। वो कहां है, मेटाफेज में। देखिए इस तरीके से कितना लंबा लंबा बन गया ना, तो कंप्लीटली रूप से बनता कहां पे, मेटाफेज में, यानी मध्यावस्था में। और मेटाफेज में एक्स्ट्रा और क्या होता है, मेटाफेज में बताइए और क्या होता है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। देखिए मध्य अवस्था पे आकर के मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण, मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण, यानी जितने भी क्रोमोसोम है वो एक इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाते हैं। देखिए आ गया ना, ये मेटाफेज में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहा कि समसूत्री विभाजन में तर्कों का निर्माण कहां होता है, तो मेनली होता है मध्यावस्था में। कहां, मध्यावस्था यानी मेटाफेज में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए कहने का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आप खुद बनाइए, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, या फिर ए एवं बी दोनों, यानी हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। तो आपको मैं, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, मैं आप बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। केंद्रकीय डीएनए क्या होता है, तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को जूम कर देते हैं, देखिए मैं कितना 3D डायग्राम बनाया हूं क्रोमोसोम का, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम बना हुआ किससे है, जेनेटिक मटेरियल से ना, डीएनए और आरएनए से ही। तो डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए से मिलकर बना होता है। तो वो जो डीएनए पाया गया वो कहां पाया गया, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम है क्या, केंद्रक में, तो केंद्रकीय डीएनए हुआ। लेकिन अब कह रहा है कि भैया केंद्रकीय डीएनए नहीं, अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए, मतलब डीएनए जो केंद्रक में है ही, लेकिन एक्स्ट्रा डीएनए जो कि केंद्रक के बाहर भी प्रेजेंट हो, वो सेल में कहां पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, दो ऑर्गन में बताता हूं, क्लोरोप्लास्ट, दो सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। इस दोनों के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है, अपना डीएनए होता है, समझे। तो इसके पास तो अपना डीएनए हुआ, इसके यहाँ पे तो केंद्रक है नहीं, लेकिन फिर भी डीएनए है। तो अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए किसमें हो गया, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ रहे ना। ये हो गया आपका आंसर ए एवं बी। ठीक है, और इसमें क्योंकि अपना राइबोसोम भी खुद का होता है, इस लोग के पास क्या होता है, अपना राइबोसोम भी खुद का होता है। और किस प्रकार का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत होता है। इसलिए क्योंकि अपना जेनेटिक मटेरियल खुद रखा है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम खुद रखा है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहने का मतलब है कि वो सेमी है, पूरा तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन लगभग आधा से ज्यादा चीज अपना खुद का कंट्रोल कर सकता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भी है, प्रोटीन सिंथेसिस भी है। ठीक है, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अतिरिक्त केंद्रीय डीएनए पाया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवधारी सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे सूक्ष्म जीवधारी कौन सा है बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, यूग्लिना। यहाँ पे सभी बच्चे का दिमाग घूमेगा, लेकिन बताइए क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन इस टाइप के अटेम्प्ट करते हैं। क्या कि अब क्लेमाइडोमोनास क्या है, अमीबा क्या है, ये सब नहीं। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसा कि आपने प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स याद किए थे, वहां आपने पढ़ा था अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या था, प्रोटिस्टा था। प्लस जो जीवाणु है वो क्या है, बैक्टीरिया है। वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम पकड़ लिए तो काम बन जाएगा, मोनेरा। ये दोनों किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा। ये दोनों किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा। और क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर, याद रखिएगा यूनिसेलुलर, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी कहने का मतलब है एक कोशिकीय शैवाल है। इसका और एक एग्जांपल है क्लोरेल्ला, क्या, क्लोरेल्ला। याद रखिएगा, दो वो याद रखना है आपको, एक कोशिकीय शैवाल कौन कौन सा है, तो क्लोरेल्ला और क्लेमाइडोमोनास। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन कुछ और है, आप बता कुछ और है। भैया जब तक बताएंगे कुछ और नहीं, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा सही से। तो कह रहा सबसे सूक्ष्म, तो आपका कंफ्यूजन तो हो गया भैया। आपसे सर बोले मोनेरा, मोनेरा क्या होता है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होता है। तो ये भी एक कोशिकीय हो गया, ये भी एक कोशिकीय हो गया। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये भी एक कोशिकीय हो गया। अब जो ये बोलते हैं, ये जो एल्गी है, तो ये भी एक कोशिकीय ही है। तो सबसे छोटा क्या, सब तो एकक के कोशिका का है।
तो फिर भी जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहला किंगडम वाला होता है। जैसे कि 5 किंगडम हमने पढ़ाया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, है ना, क्या कहते हैं, 5 को पढ़ाया था। तो जो सबसे पहला होगा, सबसे प्रिमिटिव भी होता है ना, देख रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, तो सबसे छोटा क्या होगा, वो जीवाणु होगा, किंगडम मोनेरा का फैमिली मेंबर होगा। तो वो किंगडम मोनेरा का कौन सा मेंबर है, जीवाणु है ना, तो आपका आंसर जीवाणु चला जाएगा। अब आपका सबसे छोटा जीवधारी, अगर ऑप्शन में सबसे छोटा जीवाणु में भी सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, तो आपको याद रखना है नाम क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर के लमसम में होता है उसका लेंथ, समझ रहे ना। तो क्या कहते हैं, क्या हुआ, निम्न में से कौन सबसे क्या कहते हैं सूक्ष्म जीवधारी है, तो वो है जीवाणु। कैसे पकड़े कि सबसे पहला किंगडम जो होगा, क्योंकि इस तरीके से डेवलप हुआ है ना, ये इस तरीके से डेवलप हुआ है, जैसे जैसे किंगडम आगे बढ़ते गया वैसे वैसे डेवलप होते गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जिसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता किंतु भोजी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ऐसे जीव निम्न में से कौन सा है, बताइए। जीवाणु, कवक, विषाणु, बैक्टीरियोफेज। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, भोजी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। आप कैसे आंसर छांटेंगे, देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना खुद से बना रहा है, खुद से बना रहा है, तो खुद से खाना बनाने वाला काम तो विषाणु तो करेगा नहीं। विषाणु क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मतलब पूर्ण परजीवी होता है। किसी भी जब तक दूसरे किसी लिविंग सेल में नहीं जाएगा तब तक वो अपना खाना, ये सेलुलर है ही नहीं, तो इसमें खाना क्या बनेगा। बैक्टीरियोफेज, लास्ट में फेज लगा, मतलब ये भी क्या है, विषाणु है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। प्लस कवक कभी अपना खाना बना पाता है, आपको पता है ना, नहीं बना पाता है। तो आंसर तो आपका जीवाणु हो गया, आप तुक्का मार लिए जीवाणु। अब लेकिन जीवाणु का सटीक फैक्ट क्या है, आपको मैं बताता हूं कि जीवाणु किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आता है। और किंगडम मोनेरा में यदि आप हमारे से पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पेड क्लासेस में, हमने बताया है वहां पे कि किंगडम मोनेरा में क्या, किंगडम मोनेरा में जो न्यूट्रिशन है वो हर तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है किंगडम मोनेरा में। तो उसमें ऑटोट्रोपिक टाइप भी है। ऑटोट्रोपिक 2 तरीके का होता है, एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक रसायन संश्लेषी, और एक होता है प्रकाश संश्लेषी यानी फोटो ऑटोट्रोपिक। तो फोटो ऑटोट्रोपिक तब होगा जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, कीमो ऑटोट्रोपिक तब होगा जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है फिर भी ऑटोट्रोप है, तो वो एक ही चीज में संभव है, वो है किंगडम मोनेरा यानी जीवाणु में। कीमो ऑटोट्रोपिक यानी रसायन मतलब संश्लेषी, मतलब केमिकल के मदद से खुद का खाना खुद बना सके, वो है सिर्फ मोनेरा, जीवाणु। तो कीमो ऑटोट्रोप्स का एग्जांपल हो गया जीवाणु। जैसे कि आपको एग्जांपल में एक बैक्टीरिया का नाम मैं बता देता हूं, नाइट्रोसोमोनास। क्या, नाइट्रोसोमोनास, वो क्या है, एक कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। और फोटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का भी बता दूं एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, यदि पहला क्लास आप किए होंगे तो उसमें साइनोबैक्टीरिया का भी 3 एग्जांपल हमने बताया था। क्या क्या बताइए, नोस्टक, नोस्टक, एनाबीना, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। क्या, माइक्रोसिस्टिस, समझ रहे ना। ये सभी हो गया क्या, ये सभी क्या हो गया, साइनोबैक्टीरियाज हो गए। ठीक है, जो कि फोटोट्रोपिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। तो युग्लिना को किस जगत में रखा जाता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल हमने बताया था ना, अमीबा, युग्लिना, स्लाइम मोल्ड, डायटम, पैरामीशियम, डायनोफिलेजिलेट्स, माइक्रोअल्गा। तो युग्लिना, स्लाइम मोल्ड में अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, स्लाइम मोल्ड में फंगस चल जाते हैं, क्योंकि इसका हिंदी होता है अवपंख फफूंदी। क्या, अवपंख फफूंदी, इसको हिंदी में अवपंख फफूंदी। तो ये फंगस नहीं है, याद रखिएगा, ये फंगस नहीं है, कवक है। तो स्लाइम मोल्ड कवक है। ठीक है, तो युग्लिना भी कवक है ना। तो ये हो गया कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा है नहीं क्योंकि जीवाणु है नहीं, युग्लिना, प्लांटाई है नहीं, प्रोटिस्टा, यस प्रोटिस्टा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अवपंख फफूंदी यानी स्लाइम मोल्ड्स को किस जगत में रखा जाता है। अभी तुरंत बताया कि फफूंदी है तो कवक नहीं मार दीजिएगा आंसर, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा, क्योंकि अवपंख फफूंदी हमने बता रखा है कि स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। और अब यदि आप, तो आज का 10 क्वेश्चन हो गया। और यदि आप टेलीग्राम पे उदित एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए उदित एकेडमी और ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यदि आप हमारे पेड क्लासेस में जानना चाहते हैं क्या है नहीं है और कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप देखिए कि हमने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पे बायोलॉजी और मैथ के लेक्चर्स लगातार प्रोवाइड हो रहे हैं, और सिलेक्शन के लिए आपको बायोलॉजी का गारंटी देता हूं मैं, 40 से 45 क्वेश्चन आप जरूर सही कर पाएंगे यदि ईमानदारी से आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है, ई बुक, पीडीएफ नोट्स
आपको मिल जाएगा, प्लस चारों सब्जेक्ट्स का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट भी आपको चारों सब्जेक्ट से प्रोवाइड करेंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी लास्ट टाइम पे, और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मेन यही हो पाता है कि आपको देखिए यूट्यूब पे पढ़ना मतलब घूमते रहो, यूट्यूब पढ़ाई नहीं हो पाता, लेकिन जब आप ऐप पर आएंगे तो प्रॉपरली आप सिर्फ पढ़ेंगे और वहां पे लगातार मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस चलते हैं तो काफी बेनिफिशियल, और मात्र 499 रुपए की बात है तो 499 रुपीज में यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जेन्युइन कंटेंट मिल जाता है तो कम बड़ी बात नहीं है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद उसे इंस्टॉल कीजिए, यहाँ ओपन आ रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी का। बहुत सारे कोर्सेज हैं तो आपको ये कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, और इस कोर्स को ज्वाइनिंग करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक आपके हर एक क्वेरी को हमारी टेक्निकल टीम सॉल्व करेगी। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको चीजें क्लास अच्छी लगी होंगी, और अच्छा लगा तो आप एक कमेंट डाल के जरूर जाइएगा कि सर क्लास अच्छा लग रहा है, और कुछ सुधार करना है तो वो भी बताइए, कुछ खराब है तो वो भी बताइए, और अच्छा है तो वो भी बताइए। इससे हमारे साथ क्या होता है कि हमारे अंदर भी एक एनर्जी आता है और हम आपके लिए काम कर पाते हैं। बात ऐसा है कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में ऑडियंस बहुत कम है, और इतने कम ऑडियंस के लिए काम करना काफी मतलब होता है ना कि एक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर चीजें के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक टीम होता है। तो आप लोग का जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग कम से कम उतना ही अगर आप लोग बेटर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अपना 100% दे पाएंगे, और आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक सरकारी कॉलेज का सीट दिलाना अगर हमारे राहों पे चलेंगे, हमारे बात पे चलेंगे तो आराम से मिलेगा। पिछले साल भी हमने कई सारे बच्चों को दिलाया और इस बार भी दिलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय बाय।